हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी एनसीईआरटी रिकैप सीरीज 18th सेशन आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी का 17th चैप्टर यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको आप बोलते हो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। तो वो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे और जो इसका सबसे पहला पार्ट आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है इंट्रोडक्शन के बारे में, कि बेसिकली जो शुरुआत है इस चैप्टर की वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है रेस्पिरेशन का वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो कहाँ से आती है। क्या होता है, देखो जब हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं, हम लोग जो फूड इंजेस्ट करते हैं बेसिकली, तो वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जैसे उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। एक प्रोसेस होता है जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था, आपको याद हो तो हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया है। उस कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन होता है और उस कॉम्प्लेक्स फूड से एक सिंपल मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मैं स्टार्च की बात करूँ तो स्टार्च के डाइजेशन से बनेगा ग्लूकोज, प्रोटीन के डाइजेशन से बनेगा अमीनो एसिड। ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है कि जब हम फूड खाते हैं। तो देखो ये पार्शियली करेक्ट है। कैसे कि फूड खाने से एनर्जी नहीं मिलती, फूड खाने से आपको मिलते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स डाइजेशन की हेल्प से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। बाद में इन सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है हमारी बॉडी में, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब जाकर हमें एनर्जी मिलती है। और इसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है। ये बेसिक पूरी रिएक्शन कुछ ऐसी है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी एनर्जी मॉलिक्यूल। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव करनी है तो उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, और ऑक्सीडाइज करने के लिए आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को कंटिन्यूस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का साइमल्टेनियस फॉर्मेशन होता जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हार्मफुल रहती है, दिस इज़ हार्मफुल, तो इसको भी आपको कंटिन्यूस बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। यानी एक तरफ आपको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की ज़रूरत है और एक तरफ आपको एक मैकेनिज्म से इस हार्मफुल CO2 को बॉडी से एक्सपेल भी करना है। इसको आप कहते हो रेस्पिरेशन। देखो क्या बेसिकली क्या है कि इसको, अब आप सोचोगे कि सर फिर ब्रीदिंग क्या होता है, तो ये ही ब्रीदिंग है, ये ही ब्रीदिंग है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रेस्पिरेशन को आप ऐसा कह सकते हो कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक आप बोल सकते हो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये रिएक्शन होती है सेल्स के अंदर, इसलिए इस रिएक्शन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो ब्रीदिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ये ब्रीदिंग हो गया, समझ में आया। तो ये बेसिक जो है ये कंसेप्ट है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का बेसिक डिफरेंस है, ये जो हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते थे। तो होगा क्या, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इन सबको ब्रेक डाउन करना है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा, ब्रेक डाउन करने से एनर्जी डिराइव होगी, जिससे हम हमारी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन में करने के लिए आपको कंटिन्यूस ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और साथ साथ में कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा जिसे आपको सेल से बाहर रिलीज आउट करना पड़ेगा। बस इसी प्रोसेस को, ये जो एक्सचेंज हो रहा है जिसमें हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और बाद में एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं जो कि सेल्स में प्रोड्यूस हुई, उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग, जिसे कॉमनली रेस्पिरेशन नाम दिया गया है। तो ये थी एनसीईआरटी की लाइंस। तो बेसिकली एक पिक्चर में समझाना चाहूँ तो ये है ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन, कि CO2 रिलीज़ करना और ऑक्सीजन अंदर लेना। ऑक्सीजन अंदर क्यों ले रहे हैं, ताकि हम सिंपल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडाइज करके एनर्जी डिराइव कर सकें। और CO2 जो बाहर रिलीज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आई, तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है उसका एक बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड,
जो कि हमें कंटिन्यूस सेल्स से बाहर रिलीज करनी पड़ती है। शुरुआत करते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स से पहले ये जानते हैं कि बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का वो कैसे होता है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स में तो हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, लंग्स का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे इस चैप्टर में, बट जो बाकी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस बारी बारी से करेंगे। तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एनिमल्स में अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग रहता है। ये डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट पे कैसे कि एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है, सिंपल एनिमल्स है, या किस टाइप के उनका ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है। तो इनके बेसिस के ऊपर ये जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का वो वेरी करता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले जो मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो अपनी बॉडी सरफेस से ही डायरेक्ट O2 CO2 को सिंपल डिफ्यूजन की फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम फ्लैटवर्म्स की। फ्लैटवर्म्स कौन सा फाइलम? प्लेटीहेलमिन्थस। तो प्लेटीहेलमिन्थस के फाइलम में जो फ्लैटवर्म्स है, फ्लैटवर्म्स में आप देखो ये जैसे बॉडी का वॉल है इनका, तो डायरेक्ट इनके बॉडी के वॉल से ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू CO2 बाहर निकलती है और O2 अंदर आती है। सिंपल डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा यानी स्पॉन्जिस के बारे में। तो आपने स्पॉन्जिस में भी पढ़ा होगा कि इनमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिनमें इनमें कैनाल्स प्रेजेंट हैं जिससे वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है, और इसी वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन भी इसकी बॉडी में एंटर करता रहता है। और ये जो सेल्स CO2 का फॉर्मेशन करेंगे वो CO2 इस ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो वर्ड है ना ऑस्कुलम, तो ये जो बड़ी एक सिंगल ओपनिंग पोरीफेरम है उस बड़ी ओपनिंग को ऑस्कुलम कहा जाता है। बेसिकली इसमें मैकेनिज्म यही रहता है कि जो पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है, इन पोर्स के थ्रू वाटर अंदर एंटर करेगा और वाटर के साथ ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब आएगा, और बाद में इस ऑस्कुलम के थ्रू वेस्ट CO2 और सब कुछ बाहर निकलता है। ये सब कुछ मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज NCERT के जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन वाला, उसमें ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़नी है, तो वो भी NCERT का ही टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसके अलावा मैं बात करता हूँ सिलेंट्रेट्स की। तो सिलेंट्रेट्स में भी सेम मैकेनिज्म है कि सिंपल बॉडी सरफेस से ही O2 CO2 डिफ्यूजन के थ्रू O2 एंटर कर जाता है और CO2 एग्जिट कर जाता है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म हमने देखा जिसमें बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन की फॉर्म में जो है O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, और ये हमें देखने को मिलता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे कि स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स। स्पॉन्जिस बिलोंग करते हैं पोरीफेरा फाइलम को, सिलेंट्रेटा खुद एक अलग फाइलम है, और फ्लैटवर्म्स प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्थवर्म। अर्थवर्म कौन से फाइलम में आते हैं? तो अर्थवर्म आते हैं एनेलिडा में। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग आप सबको पता ही होगी और क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ना ही है। अर्थवर्म में आप सबको पता होगा कि अर्थवर्म का जो बॉडी सरफेस है उस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और ये क्यूटिकल मॉइस्ट रहती है हमेशा। इस मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू ही O2 CO2 का एक्सचेंज होता है अर्थवर्म के अंदर। तो इसी के थ्रू CO2 को एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से बाहर और ऑक्सीजन को अंदर एंटर किया जाता है। तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू अर्थवर्म O2 CO2 एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स में आप सबको पता है कि ट्रैकिल ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में ये जो रेड वेसल्स दिखा रखे हैं ना आपको, ये बेसिकली ट्रैकिल ट्यूब्स हैं, और इन ट्यूब्स के थ्रू ही इस O2 और CO2 का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इंसेक्ट्स में ट्रैकिल ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, और यही ट्रैकिल ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट करती है एटमॉस्फेरिक एयर को पूरी बॉडी में। ये देखो आप किस तरह से पूरी बॉडी में इन ट्रैकिल ट्यूब्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये होता है इंसेक्ट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। अब ये जो वर्ड है ना ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बेसिकली उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं जो गिल्स की हेल्प से होती है, और गिल्स वर्ड से आपको अपने आप ही याद आ गई होगी फिशेस, है ना। तो बचपन से आप ये फिशेस की पिक्चर्स देखते आ रहे हो कि कैसे इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं गिल्स की हेल्प से ये O2 CO2 एक्सचेंज करते हैं। तो बेसिकली जो काम हमारी बॉडी में लंग्स करते हैं, फिशेस में यही काम उनके गिल्स करते हैं। ठीक है, तो ये आप बचपन से आई थिंक ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो।
अब कैसा है कि ब्रेंकियल रेस्पिरेशन केवल फिशेस में नहीं पाया जाता, कुछ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और जो मोलस्का फाइलम है उनमें भी आपको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन बाय गिल्स देखने को मिल सकता है, और उसके अलावा फिशेस तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ही। नेक्स्ट बात करता हूँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। टर्म्स पे ध्यान देना, पहले मैंने बोला ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू। नेक्स्ट है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो ये जो वर्ड है ना पल्मोनरी, ये पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज़ होता है, तो वो रेस्पिरेशन जो लंग्स के हेल्प से किया जाता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली लंग्स है क्या, तो लंग्स है वेस्कुलराइज्ड बैग्स। अब ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ना वेस्कुलराइज्ड बैग, इसका मतलब जाने। देखिए आप जब भी एनसीईआरटी को पढ़ो तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन और प्लस उसका एक एक वर्ड आपको समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा लंग्स आर वेस्कुलराइज्ड बैग और उसको छोड़ दिया। यू शुड नो कि इस वेस्कुलराइज्ड बैग में वेस्कुलराइज्ड का मतलब क्या है। वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है कि जिसको एक अच्छा खासा वेस्कुलर सप्लाई मिला हो। वेस्कुलर सप्लाई मतलब कि ब्लड सप्लाई। तो जब हम लंग्स की स्टडी करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से लंग्स के एल्वेलाई के ऊपर आपको न्यूमरस एक कैपिलरी का नेटवर्क देखने को मिलता है जो इसकी एक बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए लंग्स को वेस्कुलराइज्ड बैग्स कहा गया है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेशन इन वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, अब देखो जब भी हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा की, ठीक है, तो वर्टिब्रेटा आपको पता है कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में याद रखना, अब मैं यहाँ जो स्लाइड आपको सिखा रहा हूँ इससे कुछ क्लासिफिकेशन के भी आपके डाउट्स और इस चैप्टर के भी थोड़े डाउट्स मैं यहाँ पे साथ ले लूँगा। जब भी आपको कहा जाएगा वर्टिब्रेट्स, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको याद करने का तरीका है परम। उनको याद करने का तरीका क्या है, परम। यानी पांच मेन क्लासेस वर्टिब्रेट्स की कौन कौन सी है, परम। पी फॉर पाइसिस, ए फॉर एम्फीबियंस, आर फॉर रेप्टाइल्स, ए फॉर एव्स यानी कि बर्ड्स, और एम फॉर मैमल्स। पाइसिस फिशेस के लिए वर्ड यूज हुआ है। पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये पांच मेन क्लासेस है वर्टिब्रेट्स में। इनफैक्ट ये जो निमोनिक है परम, इस परम से आप एवोल्यूशन सीक्वेंस भी याद कर सकते हो कि पाइसिस यानी फिशेस से इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स, और फिर बाद में रेप्टाइल्स से एक तरफ इवॉल्व हुए एव्स और एक तरफ इवॉल्व हुए मैमल्स। तो इस परम के थ्रू आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पर याद कर सकते हो। तो इन परम में अगर हम एक साथ देखें कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे पाइसिस की। तो हमने अभी देखा कि फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीबियंस की। अब एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, एव्स टेरेस्ट्रियल है, मैमल्स टेरेस्ट्रियल है, यानी कि ये चारों जो मेन क्लासेस है यानी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन सब में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनमें होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। समझना, ये तीनों टर्म्स मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। पाइसिस में गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है और ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। आराम यानी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में लंग्स यूज होते हैं और इस तरह के रेस्पिरेशन को कहते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, हो गया। अब एक तीसरे टाइप का रेस्पिरेशन जो आपको देखने को मिलेगा कुछ एम्फीबियंस में, जैसे कि फ्रॉग्स, उसको कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये जो टर्म है ना स्टूडेंट्स, क्यूटेनियस, ये क्यूटेनियस वर्ड याद रखना है, हमेशा स्किन के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ें याद रख लो आप लोग। ब्रेंकियल वर्ड गिल्स के लिए यूज़ होता है, पल्मोनरी लंग्स के लिए, और क्यूटेनियस स्किन के लिए। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि जो मॉइस्ट स्किन है फ्रॉग की, उस मॉइस्ट स्किन की हेल्प से O2 CO2 का एक्सचेंज। तो यहाँ देखो आप किस तरह से फ्रॉग में O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से मैकेनिज्म से रेस्पिरेशन होता है वो हमने यहाँ पर स्टडी किया। एक बार फटाफट में सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर समराइज़ करना चाहूँ फटाफट तरीके से, तो हमने सबसे पहले बात की थी उन ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। फिर हमने बात की थी कि किस तरह से अर्थफॉर्म में की जो मॉइस्ट क्यूटिकल है उससे एक्सचेंज हो रहा है। फिर इंसेक्ट्स में हमने बात की थी ट्रैकियल ट्यूब्स की। फिर हमने गिल्स की बात की, तो हमने कहा फिशेस, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क्स। और फिर हमने बात की टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें आया पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी वाया लंग्स। और फिर हमने बात की क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन बाय स्किन, जो कि होता है फ्रॉग्स में। तो ये
अलग अलग मैकेनिज़म्स जो हम लोगों को देखने मिलते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, उनके हैबिटेट और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। तो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर लंग्स तक, इनफैक्ट एल्वियोलाई तक का पूरा सिस्टम हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस।